मैं भींगते भींगाते मन में बवंडर लिए अनेक सवालों के जवाब ढूंढने के असफल प्रयास में घर पहुंचा। पहले की ही भांति श्रीमती जी मौन लेकिन चालाकी से मेरे मन को भाप लेने की कला से वह जान गई कि अवश्य ही कोई मार्मिक दृश्य फिर देखने में आया है, जिसके कारण पानी में भीगे होने के पश्चात भी मेरे आंखों के आंसू निरंतर बढ़ते जा रहे थे, जिसे देख उन्होंने सिर्फ मर्म भरी निगाहों से मुझे देखा। लेकिन पिताजी की उपस्थिति में कुछ कह ना सकी, सिर्फ गर्म पानी बाथरूम में रखकर चुपचाप इशारे से कपड़े लाकर रख दिए और चाय बनाने चली गई। नहाकर मैं लौटा और पिताजी से वहां का सारा वृतांत बता उस घटना के पीछे का क्या कारण हो सकता है ये जानने का प्रयास करने लगा। वह भी मुझे शास्त्रों के अनुसार शगुन अपशगुन की परिभाषा, मृत्यु के पश्चात जीव की उपस्थिति, उसका पृथ्वी लोक में भटकना, 10 दिन तक प्रभु द्वारा मृत आत्मा को मुक्ति का ज्ञान देना, सब कुछ विस्तार पूर्वक बता रहे थे। श्रीमती जी भी चाय लेकर आने के बाद वही खड़े होकर हमारी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अब वो यही सारे उपदेश मुझे संध्या के समय दोबारा सुनाने वाली है। तभी इस दौरान हमने बहुत से सवाल उनसे किए और हमारी जिज्ञासा से प्रसन्न होकर हमारे सारे सवालों के जवाब देते रहे। उनकी बातें सुनकर थोड़ा मन हल्का होने लगा। उनके कहे अनुसार जन्म मृत्यु कर्म विधान सब कुछ मोहमाया का अंश है, सब कुछ पूर्व निश्चित होता है, इसलिए हम चाहकर भी नियति को नहीं बदल सकते और ना ही ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मेरा दुख कुछ कम हुआ, क्योंकि बातें करते हुए पिताजी ने एक पल के लिए ये भी बताएं कि सोचो, जिन रिश्तेदारों को देखकर तुम मात्र 2 दिन में व्यथित हो उठे, उनके बीच भला भीरू ने अब तक अपना जीवन कैसे बिताया होगा। मुझे ना जाने अब क्यों भीरू के प्रति दया और उनके रिश्तेदारों के प्रति घृणा उत्पन्न होते जा रही थी। बस इन सब के बीच ये रहा कि मेरे मन का दर्द कुछ कम जरूर हो गया, क्योंकि यह सच है कि जब इंसान घृणा, क्रोध, काम और लालच इनमें से किसी भी एक के साथ हो तब उसके मन में दर्द काफूर हो जाता है। जो भी हो, हम अपनी बातों में व्यस्त थे कि तभी बुजुर्गों की मंडली ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया और सभी ने आकर फिर से उसी वाक्यांश को दोहराया जिसके बारे में हम परस्पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच भीरू का छोटा बेटा आकर मेरे पास बैठ गया और एक लंबी सी पर्ची निकालकर मुझे दिखाने लगा कि अंतिम क्रिया में कौन कौन आए थे और किस किस को दशक्रिया और 13वीं में कैसे बुलाया जाए। बुजुर्गों के बीच में ये तय हुआ कि दशक्रिया में कौन कौन जाएगा और 13वीं में किस किस को बुलाया जाए। लेकिन इन सब के पीछे छुपे हुए खतरनाक सच को तो मैं तब जान पाया जब उसने धीरे धीरे से मेरे कान में कहा, अंकल वो आप कुछ पैसों का बोल रहे थे, कितने हैं और किसने दिए। मैं उसके सवाल को सुन एक पल के लिए उस मासूम चेहरे की खतरनाक मासूमियत को देखकर हैरान हो गया। अचानक दरवाजे पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर सभी ने आश्चर्य से दरवाजे की ओर देखा। मैं गाड़ी की आवाज़ सुनकर ही पहचान गया कि यह किसी अफसर के नए फरमान के आने का संकेत है, जिसकी मुझे पूर्व से ही आशंका थी। लेकिन सवाल यह उठता कि वह मेरे घर क्यों, ये कारण समझ नहीं आता कि तभी मैनेजर का ड्राइवर रमन अपनी कुटिल मुस्कान के साथ मेरे दरवाजे पर दस्तक देने लगा और जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे देखते ही नमस्कार सर इतनी जोरदार आवाज़ में बोला कि वहां पर बैठा हर शख्स ने मुड़कर ऐसा देखा कि एक पल के लिए मुझे भी अत्यंत गर्व महसूस हुआ। लेकिन अगले ही पल वह अपने उद्देश्य में कामयाबी देख और स्माइल बिखेरते हुए बोला, सर आपको मैनेजर साहब याद किए हैं और इसलिए मुझे गाड़ी लेकर भेजे हैं। मैं समझ गया कि पहले सर और फिर गाड़ी लेकर भेजना, वह भी रमन को जो कि मैनेजर साहब का खास चमचा या यूं कहें कि मैनेजर के आधे पावर का इस्तेमाल करने वाला मुर्गा। मुझे बुलाने आए मतलब अवश्य ही मैनेजमेंट का कोई खास उद्देश्य होगा। खैर जो भी हो, मैं भी चंद समय पहले मिले हुए गर्व को बेकार नहीं करना चाहता था, सो जिस हाल में था तुरंत तैयार होकर उसके साथ में निकल पड़ा। जाते समय रमन पूरे रास्ते मुझे भीरू के साहसिक किस्से, अफसरों की बातें, बड़े अफसरों की मौजूदगी, नेताओं द्वारा इंतजार किया जाना, सब कुछ सुनाकर ऐसे भूमिका बांध रहा था जैसे उसकी हर बात के पीछे कोई एक मकसद छुपा हुआ था। कुल मिलाकर वह मुझे विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिमागी रूप से तैयार कर रहा था। ताजुब तो इस बात का था, जो आदमी पूरी जिंदगी कभी भी भीरू से सीधे मुंह बात नहीं करता, वह आज उसके गुणगान किसी भाट के समान सुना रहा था। मैं पूरे रास्ते खिड़की से बाहर झांक सिर्फ अपने दिमाग का संतुलन बनाए रखने में व्यस्त था, क्योंकि ऐसी जगह पर वास्तविक रूप में बना रहना अक्सर स्वाभाविक नहीं होता। थोड़ी देर में रमन समझ गया कि मैं उसे उतनी तवज्जो नहीं दे रहा, तो वह मुंह पिचकार कर चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। जैसे ही मैं खान के समीप पहुंचा, रमन के लंबे हॉर्न की आवाज़ ने मुझे और अंदर बैठे अन्य लोगों को सचेत कर दिया। यह उसकी पुरानी आदत थी, वह अपनी मौजूदगी को ऐसे ही सिद्ध करता था। तभी कैलाश ने मुझे एक विशेष इशारे से नमस्ते किया और देखते देखते गाड़ी मैनेजर के ऑफिस कक्ष के सामने पहुंच गई। मैं उतरकर जैसे ही मैनेजर साहब के रूम की ओर बढ़ा तो आश्चर्यजनक रूप से मैनेजर खुद मुझे लेने दरवाजे तक आए, जो बिल्कुल भी प्रत्याशित नहीं था। मुझे जाकर विशेष अतिथियों के पास बैठाया गया, जिसमें मुख्य रूप से खान प्रबंधन के अफसर, यूनियन लीडर और कुछ अन्य सम्मानीय जैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर इत्यादि थे। सभी ने मेरी और बड़ी गौर से देखा। तभी मैं समझ गया कि जरूर यह सभी मिलकर किसी खास बात कर मुझसे पूर्ण नियोजित योजना के अनुसार मनाने की तैयारी में लग रहे थे। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।